वेलकम बैक दोस्तों। बहुत दिनों से काफी सारे लोग इस मूवी की रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं। सो फाइनली दिस मूवी इज हियर। एक्चुअली मैं थोड़ा वेकेशन पे गया था, इसीलिए वीडियोस डाल नहीं पाया। नाउ आई एम बैक। खैर मूवी का नाम है पेरम्बू, जिसका मतलब है दया, करुणा, और एक तमिल लैंग्वेज मूवी है जो 2018 में रिलीज हुई। इस मूवी के लीड एक्टर है मम्मूटी भाई साहब। अब मूवी के बारे में बात करें तो सच में मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही इमोशनल है। एक्चुअली इस मूवी की कहानी एक बाप और एक 14 साल की बेटी की है, और वो बेटी नॉर्मल लड़की नहीं है। मतलब उस बच्ची का मस्कुलर हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं होता। यू नो व्हाट आई मीन। अब नॉर्मल लड़की सही तरह से चल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, कोई भी चीज पकड़ नहीं सकती। तो वो बाप ऐसी बेटी का किस तरह से ख्याल रखा, क्या क्या मुश्किलात उस बाप के सामने पेश आई, यही इस मूवी की कहानी है। डायरेक्टर भाई साहब ने इस बाप बेटी की कहानी 12 चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया है, और वो भी नेचर को रिलेट करके। इस मूवी ने 7 अलग अलग अवार्ड्स को जीता, और सच में मूवी काबिले तारीफ भी है। हर एक को देखनी चाहिए। काफी सारे स्टेजेस नजर आते हैं इस मूवी के दौरान। इस मूवी को देखने के बाद हमको एक इंस्पिरेशन मिलती है। सो वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक बंदे को दिखाया जाता है। इसका नाम है अमू धवन, शॉर्टकट में अमू, जो फिलहाल अपनी बेटी के साथ नाव में सिटी से बहुत ही दूर जा रहा होता है। अमू की बेटी का नाम होता है पापा। इसकी उम्र 14 साल होती है। जैसा मैंने पहले कहा था कि पापा नॉर्मल लड़की नहीं है। इसकी मस्कुलर कंडीशन ठीक नहीं होती, मतलब बात नहीं कर पाती, चल नहीं सकती। फिलहाल अम्मू अपनी बेटी के साथ एक नए घर को शिफ्ट कर रहा होता है, और वो घर सिटी से बहुत ही दूर होता है, मतलब कम्प्लीटली आइसोलेटेड होता है वो घर। और एक्चुअली ये घर एक फॉरेन लड़की अरियाना का होता है। यहाँ आने के बाद अरियाना अम्मू से कहने लगती है कि मैंने पापा को देखकर ये घर तुमको दिया, 3 दिनों बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, ये घर तुम्हारा। सो इन 3 दिनों में अरियाना और पापा बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। इन दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। पापा भी अरियाना की कंपनी बहुत एंजॉय करती रहती है। फाइनली 3 दिनों बाद अरियाना उस घर को छोड़ के चली जाती है, जिसकी वजह से पापा अरियाना को बहुत मिस करने लगती है। अरियाना के साथ जाने की जिद करती है, लेकिन अम्मू इसको रोक देता है। खैर अरियाना जाने के बाद पापा बिल्कुल अकेली हो जाती है। वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। अम्मू को समझ में नहीं आता कि पापा को किस तरह से डील किया जाए, किस तरह से बात करे उससे, क्योंकि पापा दरवाजा ही ओपन नहीं करती। सो पापा क्या कर रही है ये देखने के लिए अम्मू अपने घर के छत के ऊपर जाता है। मतलब उस छत के ऊपर एक ग्लास प्लेट होती है। अम्मू पापा को देख रहा है, ये चीज पापा जान लेती है, जिसकी वजह से पापा अम्मू से छुपने के लिए बेड के नीचे छुप जाती है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है। एक्चुअली अम्मू 10 साल तक दुबई में रहा। 10 साल के बाद जब अम्मू इंडिया वापस आया तो इसके घर में इसकी बीवी नहीं होती। इसकी बीवी अम्मू के लिए एक लेटर छोड़ के जाती है, और उस लेटर में ये लिखा होता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, आप मेरी बहुत रेस्पेक्ट करते हो। आप दुबई जाने के बाद मुझे पापा पैदा हुई, 10 साल तक मैं उसकी टेकिंग केयर करती रही। अब आपकी बारी है, मैं आपको और आपकी बेटी को छोड़ के जा रही हूँ। सिंपल से कहे तो मैं दूसरे बंदे को पसंद करती हूँ, उसी के साथ जा रही हूँ। सो अब पापा के लिए अम्मू एक नया कैरेक्टर है, और उसी तरह अम्मू पहली बार पापा को देखा, जो इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा होता। पहली बार पापा अम्मू को देखकर चीखने चिल्लाने लगती है, और उस वक्त पापा अम्मू के माँ के घर में रहा करती थी। पापा की ऐसे चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर अम्मू की माँ और उसकी सिस्टर इन लॉ पापा को हर वक्त डांटने लगते हैं, उसी तरह अम्मू को भी। खैर एक दिन पापा छत पे जाकर बेचारी रो रही होती है, क्योंकि पेड़ से एक छोटी चिड़िया नीचे गिर के जख्मी हो गई। अम्मू पापा के पास आकर उस चिड़िया को अपने हाथ में लेकर इसे कहने लगता है, क्या हम इस चिड़िया को डॉक्टर के पास ले चले, इसे ठीक करें, क्या तुम भी मेरे साथ आओगी। मतलब इस तरह से बात करने की कोशिश करता है। पापा भी ओके कह देती है। तभी उस घर के ओनर सोसाइटी वाले अम्मू से बात करने के लिए उसके घर आते हैं, और ये सारे लोग यहाँ पर इसलिए आते हैं कि ये लोग चाहते हैं कि अम्मू इस घर को वैकेट कर दे, क्योंकि हर रोज रात पापा बहुत ही बुरी तरह से चीखती चिल्लाती रहती है, जिसकी वजह से नेबर्स को डिस्टरबेंस हो रहा है। अम्मू भी कहने लगता है कि आप सडनली ऐसे वैकेट करने के लिए कहोगे तो मैं कहाँ पर जाऊँ। वो लोग कहने लगती है, ये आपकी प्रॉब्लम है, आप कहीं पर भी जाओ, लेकिन आप इस घर में नहीं रह सकते। इनकी बातें सुनने के बाद अम्मू को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से की हालत में अम्मू अपने हाथ में जो चिड़िया होती है वो नीचे पटक देता है, जिसकी वजह से वो चिड़िया बेचारी मर जाती है। अब खिड़की के थ्रू ये सारी चीजें पापा देखती रहती है। चिड़िया मर जाने की वजह से पापा अम्मू को और नफरत करने लगती है। उसके बाद अम्मू अपने एक फ्रेंड की मदद से एक घर के ब्रोकर के पास जाता है। कहने लगता है कि मुझे गांव के बाहर एक घर चाहिए, क्योंकि शहर में सारे लोग जानते हैं कि मेरी बीवी भाग गई, मेरी बच्ची की हालत ठीक नहीं, इसीलिए मुझे एक आइसोलेटेड घर चाहिए। सो इस तरह से वो घर वाला ब्रोकर अम्मू को अरियाना से मिलवाता है। अम्मू अपनी बेटी को लेकर फाइनली इस घर को शिफ्ट हो जाता है।
खैर प्रेजेंट पर अमू अपने घर से बहुत ही दूर आता है, ये देखने के लिए कि पापा अपने कमरे से बाहर आती है या नहीं, क्योंकि हरियाणा जाने के बाद पापा अपने कमरे से बाहर नहीं आई। खैर अमू अपने घर से बाहर जाने के बाद पापा अपने कमरे से अपने घर से बाहर आती है, उस नेचर को एंजॉय करती है। तभी पापा ये देखती है कि एक बंदा एक छोटे से घोड़े को लेकर कहीं पर जा रहा है। पापा इस बंदे के पास आकर उस घोड़े को बहुत लाइक करने लगती है। पहले से ही पापा को नेचर से बहुत प्यार होता है, चिड़िया, पेड़, जानवर। दूसरे दिन ही अमू पापा के लिए एक बड़ा सा घोड़ा खरीद के लाता है, इसका नाम रखता है नेल पॉलिश। खैर जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं पापा धीरे धीरे अपने घर से बाहर आती रहती है, उस घोड़े के पास आती है, रात को नदी के पास बैठकर तारे गिनने लगती है। लेकिन पापा अपने पापा से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही होती। अमू अपनी बेटी से बात करने की बहुत कोशिश करता है, उसके साथ खेलने की कोशिश करता है, गाना गाने की कोशिश करता है, उसके सामने डांस करता है। लेकिन अमू जो कुछ भी करो पापा अमू से बात ही नहीं करती, चुपचाप बैठी रहती। अमू पूछने लगता है कि पापा तुमको क्या चाहिए, क्या तुमको ये घर पसंद नहीं, क्या मैं पसंद नहीं, क्या हम कहीं दूसरी जगह पर चले। पापा मायूसी से धीरे से अमू से कहने लगती है कि मुझे माँ चाहिए। मतलब बचपन से लेते हुए पापा अपने माँ के साथ ही पली बड़ी। सडनली इसकी माँ इसकी नजरों से दूर चली गई और ऊपर से अमू इसके जिंदगी में एक नया कैरेक्टर। इस तरह से अमू अपनी बेटी को समझ ही नहीं पाता। फाइनली ऑलमोस्ट 6 महीनों बाद पापा अमू के करीब आने लगती है और वो भी एक चिड़िया की मदद से। धीरे धीरे अमू और पापा की बॉन्डिंग अच्छी खासी होने लगती है। तभी उस शहर के लोकल गुंडों की नजर अमू के घर पर पड़ती है। वो बंदा अमू से उसका घर मांगने लगता है। अमू कहने लगता है कि देखिए वो घर मेरा नहीं है, वो एक फॉरेन लड़की का है, उसने वो घर मुझे दिया। वो लोग अमू से कहने लगते हैं चलो ठीक है, तुम 10 लाख रुपए लेके वो घर हमको दे दो। लेकिन इसके बावजूद भी अमू वो घर इन लोगों को नहीं देना चाहता, क्योंकि पापा को वो घर बहुत पसंद आता है। अमू मना करने की वजह से वो लोग अमू को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं। तभी वहाँ पर अमू का एक दोस्त आकर अमू को बचा लेता है। खैर रात होने के बाद जब अमू और पापा एक ही बिस्तर में सो रहे होते हैं, सुबह सवेरे अमू ये देखता है कि पापा का पहला मेंसेस हुआ है। ये देखकर बेचारा अमू परेशान हो जाता है। अगर पापा की माँ होती तो इसकी माँ इसको संभाल लेती। अमू एक मर्द है, अपनी बेटी को कैसे समझाएगा। उसी वक्त अमू शहर जाकर एक औरत को अपने घर लाता है, अपने घर के काम अपनी बेटी की देखरेख करने के लिए। जब वो औरत पापा का पैड बदल रही होती है, पापा ढंग से खड़ी नहीं होती, जिसकी वजह से वो औरत अमू को ही बुलाती है पापा को पकड़ने के लिए। अब ऐसे हालत में उस बाप की कैसी हालत होगी। बेचारा अमू अपनी और पापा की हालत देखकर रोने लगता है। खैर दूसरे दिन वो औरत अमू के घर आकर अमू से कहने लगती है कि सर मैं आज से इस घर में काम नहीं करने वाली। वो देख रहे हो आप, वो मेरा पति है, वो बहुत ही शक्की किस्म का बंदा है और ये घर बहुत ही सुनसान एरिया में है। मेरा पति नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर काम करूँ, प्लीज आप मुझे कल के पैसे दे दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सो बेचारा अमू उसी तरह से उस औरत को कुछ पैसे दे देता है। ये देखकर बेचारा अमू दोबारा परेशान सा रह जाता है कि कौन इसकी बेटी का ख्याल रखेगा, कि कब ये जॉब पर जाएगा। खैर और कुछ दिनों बाद एक दिन सडनली एक औरत अमू के घर के पास आती है और अमू से बिना बात किए अमू के घर के काम करने लगती है। अमू इस औरत से पूछने लगता है कि आप कौन हो, मेरे घर के काम क्यों कर रहे हो। वो औरत कहने लगती है कि सर मेरा नाम विजय लक्ष्मी है, यहाँ पर मेरा कोई भी नहीं है, मेरी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मैं उनको डिस्क्राइब नहीं करना चाहती, आप मुझे बस टाइम पर खाना दीजिए, मैं यहीं पर रह जाऊंगी। अमू कहने लगता है कि बात घर के काम की नहीं है, बात मेरी बेटी की है, मेरी बेटी को भी संभालना होगा। इसी दौरान पापा अपने कमरे से बाहर आती है, विजय लक्ष्मी को देखती है। पापा को विजय लक्ष्मी बहुत पसंद आती है। विजय लक्ष्मी भी पापा की केयर करने के लिए मान जाती है। ये देखने के बाद अमू बहुत खुश होता है कि चलो अच्छा हुआ, मेरी बेटी की केयर करने के लिए एक औरत तो मिली। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं विजय लक्ष्मी अमू और पापा की बहुत केयरिंग करती रहती है, घर के सारे काम करती रहती है। इसी दरमियान में एक इंसिडेंट पेश आता है। एक दिन पापा अपने डॉल के ब्रेस्ट को नेल पॉलिश लगाती रहती है। ये चीज अमू देख लेता है। अमू पापा को डांटने लगता है कि पापा तुम ये क्या कर रही हो। तभी विजय लक्ष्मी अमू को साइड में बुलाकर उसे समझाने लगती है कि सर आप ऐसी चीजें देखकर अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि अब आपकी पापा नहीं रही, वो एक औरत बन रही है, उसके बॉडी के अंदर हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं और वैसे भी आप अपनी बच्ची को इस सुनसान घर में रख दिया, इससे बात करने वाला कोई भी नहीं है, वो कैसे अपने बातों को शेयर करेगी। उसके बाद एक दिन विजय लक्ष्मी अपने मैटरनल अंकल बाबू से बात करती रहती है। इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलता है कि बाबू विजय लक्ष्मी को कुछ करने के लिए उकसा रहा है। विजय लक्ष्मी बाबू को थोड़ा टाइम मांगती रहती है कि मुझे और 10 या 15 दिन का टाइम दो।
तभी उसी रास्ते से अमू किसी बंदे की बाइक से गुजर रहा होता है। अमू विजयलक्ष्मी को देख लेता है जो फिलहाल बाबू से बात कर रही होती है। अमू को उस रास्ते पर देखकर विजयलक्ष्मी बाबू से कहने लगती है कि मुझे फौरन घर जाना होगा। जब विजयलक्ष्मी घर आती है अमू विजयलक्ष्मी से कहने लगता है कि देखो विजयलक्ष्मी, अगर तुम जॉब को स्टॉप करना चाहती हो तो मुझे पहले ही बता दो ताकि मुझे तकलीफ ना हो। मेरी बीवी भी बिना मुझे बताए घर से चली गई, मुझे और मेरी बेटी को अकेला छोड़ के। अगर तुम्हारे मन में ऐसा कुछ है तो पहले से ही बता दो। विजयलक्ष्मी कहने लगती है नहीं सर, मैं ये जॉब नहीं छोड़ने वाली। वो तो मेरा एक मैटरनल अंकल है, मेरा रिश्तेदार है, वो बस मेरा हालचाल पूछ रहा था। खैर उसी रात जब अमू सो रहा होता है नींद में बड़बड़ाने लगता है। अमू की ये बड़बड़ाने की आवाज विजयलक्ष्मी सुन लेती है। विजयलक्ष्मी अमू को उसके नींद से जगाकर उसके लिए चाय बनाने लगती है। मतलब अमू बहुत ही दिनों से अकेला है ना, किसी से बात भी नहीं करता। अमू को यही दुख होता है कि इसकी बीवी इसको छोड़ के चली गई। इसी बातों ही बातों में बेचारा अमू इमोशनल होने लगता है। विजयलक्ष्मी अमू को हक करके उसको संभालने लगती है। देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। इन दोनों के बीच कांड भी होता है और कुछ दिनों बाद अमू और विजयलक्ष्मी ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इस तरह से इन तीनों की बहुत ही अच्छी फैमिली बन जाती है। हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। खैर एक दिन अमू घर के कुछ सामान खरीद के अपने घर जा रहा होता है। उसी रास्ते पर अमू बाबू को देखता है। मतलब उस वक्त बाबू की गाड़ी पंचर हो चुकी होती है। अमू बाबू को देखकर उसे पहचान लेता है कि आप विजयलक्ष्मी के मैटरनल अंकल है ना। आपको पता नहीं, मैं और विजयलक्ष्मी ने शादी कर ली, प्लीज आप हमारे घर आइए, आपको देखकर विजयलक्ष्मी बहुत खुश होगी। ऐसा कहते हुए अमू बाबू को अपने घर लाता है। जब विजयलक्ष्मी और बाबू ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो इन दोनों की आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। जैसा लगता है कि शायद ये दोनों BFGF हो या तो फिर हस्बैंड और वाइफ। विजयलक्ष्मी बाबू से नजरें ही नहीं मिला पाती। खैर डिनर वगैरह करने के बाद अमू फ्लोर पर सो जाता है और बाबू को अपना बेड दे देता है। बातों के दरमियान अमू अपनी और विजयलक्ष्मी की कुछ पर्सनल बातें बाबू से शेयर करने लगता है। यह सुनने के बाद बाबू थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। खैर और रात होने के बाद बाबू अपने बिस्तर से उठकर विजयलक्ष्मी के कमरे के पास जाता है। विंडो को ओपन करने के लिए कहता है। विजयलक्ष्मी बाबू को देखकर फूट फूट के रोने लगती है। बाबू विजयलक्ष्मी से कहने लगता है कि मुझे पता है विजयलक्ष्मी कि ये काम तुमने हम लोगों के लिए किया, प्लीज तुम फटाफट से ये काम निपटा दो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दरवाजा ओपन करो विजयलक्ष्मी, मुझे तुमको एक बार देखना है। लेकिन विजयलक्ष्मी उस दरवाजे को, उस विंडो को ओपन नहीं करती। सुबह होने के बाद अमू बाबू की गाड़ी का टायर का पंचर डलवा देता है, बाबू को शहर भेज देता है। उसी रात जब अमू सो रहा होता है विजयलक्ष्मी अपने हाथ में चाकू लेकर अमू को मारने की कोशिश करती है। लेकिन अमू के अच्छाई को देखकर विजयलक्ष्मी ये काम नहीं कर पाती। उल्टा विजयलक्ष्मी ये कमरे में जाकर फूट फूट के रोने लगती है। दूसरे दिन विजयलक्ष्मी पापा को एक कुएं के पास ले जाकर उसको उस कुएं में डुबाने की कोशिश करती है, मतलब पापा को मारने की कोशिश करती है। तभी ये चीज अमू देख लेता है। विजयलक्ष्मी को डांट डपट के अपने घर से बाहर कर देता है। कहने लगता है कि दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाओ, तुम मेरी बेटी को मारना चाहती हो, मैंने तुम पर कितना भरोसा किया। जब विजयलक्ष्मी उस घर से जा रही होती है पापा विजयलक्ष्मी को देखकर रोने लगती है, उसके पीछे जाने की कोशिश करती है लेकिन अमू इसको रोक देता है। खैर दूसरे दिन विजयलक्ष्मी कुछ गाँव वालों की मदद से पंचायत बिठाती है कि अमू बेफिजूली में विजयलक्ष्मी को अपने घर से दफा कर दिया। अब विजयलक्ष्मी का इस गाँव में कोई भी नहीं है, विजयलक्ष्मी अकेली है। सो विजयलक्ष्मी मुआवजे के तौर पर अमू का घर डिमांड करती है। अब बेचारे अमू के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। अमू अपने घर को विजयलक्ष्मी के नाम लिख देता है। बेचारे अमू को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती, पैसे भी गए, घर भी गया। खैर बाद में अमू को यह बात पता चलती है कि एक्चुअली विजयलक्ष्मी शादीशुदा है, उसका पति का नाम होता है बाबू, इन दोनों का एक छोटा बच्चा भी है। विजयलक्ष्मी और बाबू अमू का घर हासिल करने के लिए ये ड्रामा किया, अमू को अपने जाल में फंसाया। अमू का फ्रेंड कहने लगता है कि हम पुलिस के पास चले, लेकिन अमू इसके लिए मना कर देता है। उसके बाद अमू पापा के कुछ कपड़े लेने के लिए दोबारा उसी घर जाता है जहाँ पर अमू ये देखता है कि उस घर में विजयलक्ष्मी, बाबू, इन दोनों का बच्चा है। विजयलक्ष्मी अमू को देखकर कहने लगती है कि सर प्लीज हमको माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आपकी पापा अब पापा नहीं रही, वो एक औरत बन गई है, उसका अच्छे से ख्याल रखिए। और उसी तरह विजयलक्ष्मी और बाबू ये दोनों अमू को ये एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं कि इन दोनों ने अमू को ऐसा धोखा क्यों दिया, लेकिन अमू इन दोनों का एक्सप्लेनेशन सुनना नहीं चाहता। उल्टा अमू बाबू को माफी मांगने लगता है, कहने लगता है कि बाबू मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता कि विजयलक्ष्मी तुम्हारी बीवी है। सच में किसी बात का एक्सप्लेनेशन ना देना ये भी एक सजा है। अमू इनडायरेक्टली उन दोनों को ये सजा दे देता है। खैर उसके बाद अमू अपने पापा को लेकर शहर आता है, एक होटल में रुकने का डिसाइड करता है। तब तक कोई अच्छा घर नहीं मिल जाता।
उसी होटल में पापा एक कपल को रोमांस करते हुए देखती है। अब पापा को ये सीन देखता हुआ अमू पापा को देख लेता है। सोच लेता है कि ये प्लेस पापा के लिए सही नहीं। सो अमू उस लॉज में ना रहते हुए पापा के साथ फुटपाथ में रहने लगता है। तभी उस लॉज का एक बंदा अमू के पास आकर पास वाले एक लॉज के बारे में बताता है। कहने लगता है कि सर वो लॉज आपके लिए सही है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। मतलब पिछली वाली लॉज में इस लड़के ने अमू को देखा था। उसी वक्त अमू पापा को लेकर उस लॉज जाता है, वहाँ पर रहने लगता है। पापा को खाने पीने के सामान देकर उसे कहने लगता है कि मैं जॉब सर्चिंग के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम इसी कमरे में रहना। ऐसा कहकर अमू एक इंटरव्यू के लिए जाता है। मतलब वो इंटरव्यू एक कैब ड्राइवर की होती है। उस इंटरव्यू में अमू सेलेक्ट भी हो जाता है। काम को जाते वक्त अमू पापा को उसी कमरे में बंद करके जाता है। काम से आने के बाद अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। खैर एक दिन रात पापा को दोबारा मेंसेस होते हैं। पापा अपने पापा को उठाकर यही बात कहती है इशारों से। अमू फटाफट से बाहर जाकर पापा के लिए सैनिटरी पैड लाता है। जब अमू पापा को पैड चेंज करने वाला होता है, पापा अमू को मना करने लगती है। वो खुद सैनिटरी पैड लेकर बाथरूम में जाती है, क्योंकि अब पापा धीरे धीरे बड़ी हो रही है। लेकिन बेचारी पापा बाथरूम में जाने के बाद नीचे गिर जाती है, अपना काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से अमू अपनी बेटी को बाहर लाकर उसको पैड चेंज करने की कोशिश करता है। लेकिन पापा अमू को मना करने लगती है, अपने पापा को परमिशन ही नहीं देती। सो अमू फटाफट से पापा को लेकर एक हॉस्पिटल जाता है। वहाँ के नर्स पापा को सैनिटरी पैड चेंज करते हैं और वहाँ की लेडी डॉक्टर से बात करने पर अमू को ये बात पता चलती है कि पापा को थोड़ा फंगल इन्फेक्शन हुआ, मतलब सही तरह से टेकिंग केयर ना करने की वजह से। सो वो लेडी डॉक्टर अमू को डॉक्टर धनपाल नाम के एक बंदे के बारे में बताती है, जो स्पेशल स्कूल्स चलाता है। अमू पापा को लेकर डॉक्टर धनपाल के पास जाता है। धनपाल अमू से कहने लगता है, देखिए ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल होम्स है, ऐसे बच्चों को आइसोलेट नहीं रखना चाहिए। आपने अपनी बेटी को जंगलों में रखा, कमरे में बंद करके रखा, वो कैसे सोशलाइज होगी, कैसे चीजों को जानेगी। मैं आपको कुछ स्पेशल होम्स रिकमेंड करता हूँ, आप अपने बेटी को किसी भी होम में रखिए, वो लोग आपकी बेटी का केयर करेंगे। सो बेचारा अमू ना चाहते हुए इस बात को डिसाइड कर लेता है कि ये पापा को स्पेशल होम भेजेगा। सो दूसरे दिन अमू पापा को लेकर एक स्पेशल होम लाता है। वहाँ का माहौल, वहाँ के बच्चों को देखकर अमू उस वार्डन से कहने लगता है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ पर 3 दिनों तक रहूंगा, अगर वो यहाँ पर रहने के लिए राजी हो गई तो मैं अपनी बेटी को यहाँ पर रखूंगा। ऐसा कहकर अमू पापा को उस स्पेशल होम में रख देता है। लेकिन रात होने के बाद बेचारी पापा बहुत चीखने चिल्लाने लगती है, क्योंकि इसकी आंखों के सामने इसका पापा नहीं, ऊपर से एक नई प्लेस है। वहीं दूसरी तरफ अमू अपनी टैक्सी को किसी जगह पर रुका के रेस्ट करने लगता है। तभी अमू एक लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनता है। जब अमू उस गली में जाता है तो एक बंदा एक लड़की के साथ जबरदस्ती करते रहता है। अमू उस लड़की को बचा लेता है, पूछने लगता है कि कौन हो आप, यहाँ पर क्या कर रही हो। एक्चुअली इस लड़की का नाम होता है मीरा। ये लड़की नहीं, एक ट्रांस वुमेन होती है। मीरा अमू से कहने लगती है कि ऑलमोस्ट हमारे कस्टमर्स हमसे ऐसे ही बर्ताव करते हैं सर, आपने मुझे एंड टाइम पर बचा लिया, थैंक यू सर। उसके बाद अमू अपने और अपनी बेटी के लिए एक नए घर की तलाश करने लगता है, लेकिन एक भी घर अमू को पसंद नहीं आता। इसी दौरान मीरा अमू को देख लेती है, मतलब अमू मीरा के घर के पास ही आता है। मीरा अमू को अपने घर ले जाती है, अपनी फैमिली से मिलवाती है, उसे चाय वगैरह देती है। सो देखते ही देखते अमू और मीरा के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। मीरा अमू के लिए एक अच्छा सा घर फाइंड आउट करके देती है। घर मिलने के बाद अमू पापा के पास जाता है, पापा को अपने नए घर लाने के लिए। वहाँ जाने के बाद अमू को ये बात पता चलती है कि वहाँ का वार्डन और कुछ बच्चे पिकनिक के लिए गए हैं। ये सुनने के बाद जब अमू उस स्पेशल होम से बाहर जा रहा होता है, तभी ऊपर से एक लड़का अमू को बुलाकर ये कहने लगता है कि सिस्टर ऊपर है, सिस्टर को मारा पीटा है। मतलब ये लड़का इशारों से कहने लगता है। यह जानने के बाद जब अमू ऊपर वाले कमरे में जाने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर वार्डन आता है, दरवाजा ओपन करता है तो अमू ये देखता है कि इसकी बेटी बहुत जख्मी हालत में है, क्योंकि कल रात इस होम के कुछ वर्कर्स ने पापा को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा, पापा की शरारतों की वजह से। अपनी बेटी की यह हालत देखकर अमू उस वार्डन को 2-4 छापड़ लगाता है। फौरन वो अमू को लेकर नए घर शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद अमू दोबारा डॉक्टर धनपाल के पास जाता है। धनपाल अमू को ऐसे बच्चों के स्पेशल नीड्स के बारे में समझाने लगता है कि ऐसे बच्चे अब नॉर्मल होते हैं, लेकिन इनके अंदर वही फीलिंग्स होते हैं जो नॉर्मल बच्चों में होते हैं। उसी रात जब पापा पानी पीने के लिए मटके के पास जाती है, बेचारी पापा नीचे गिर जाती है। वही दूसरी तरफ अमू अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए इसकी कार का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। जब अमू अपने घर आता है तो पापा नीचे गिरी हुई रहती है, छोटे मोटे चोट लगे होते हैं पापा को। पापा की ये हालत देखकर अमू अपने एक्स वाइफ के पास जाता है, ये कहने के लिए कि इसकी एक्स वाइफ पापा की टेकिंग केयर करे।
लेकिन जब अमू इसकी एक्स वाइफ और उसके पति को देखता है तो इसके मुंह से ये बात नहीं आती। अमू बस चाय पी के वापस अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद अमू ये देखता है कि पापा टीवी में सूर्या को पप्पी शप्पी करती रहती है। अमू ये चीज देखकर भी अनदेखा कर देता है। बेचारा अपना सर कूट कूट के रोने लगता है कि किसी भी बाप को ऐसी नौबत ना आए, कोई भी बच्चा ऐसा ना पैदा हो। खैर दूसरे दिन अमू मीरा से मुलाकात करके एक ब्रूथल हाउस के बारे में पूछने लगता है कि मुझे एक प्रोस्टिट्यूट की जरूरत है। सो मीरा अमू को एक औरत के पास ले जाती है। वो औरत अमू से पूछने लगती है, बताइए सर आपको कैसी लड़की चाहिए। अमू कहने लगता है, मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए। वो औरत कहने लगती है, अच्छा गे हो क्या आप? गेस के लिए एक सेपरेट ग्रुप है सर, मैं आपको वो ग्रुप शेयर करूंगी। अमू कहने लगता है कि मुझे एक मेल प्रोस्टिट्यूट चाहिए मेरी बेटी के लिए। ये सुनने के बाद वो औरत अमू को एक छापड़ लगाती है। कहने लगती है कि मैं बहुत साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे जैसा बाप नहीं देखा। लेकिन बाद में अमू इस औरत को अपने पापा की हालत के बारे में समझाने लगता है। वो औरत कहने लगती है, सॉरी सर, अगर मेरी नज़र में कोई होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। उसी रात अमू अपनी बेटी को लेकर बीच जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत पापा का हाथ देखकर इसके फ्यूचर के बारे में बताने लगती है और वो बूढ़ी औरत पापा के बारे में हर एक पॉजिटिव पॉइंट्स बताने लगती है कि इसकी शादी होगी, इसके बच्चे होंगे, इसको अच्छा फ्यूचर होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थोड़ी देर बाद अमू पापा से कहने लगता है कि पापा क्या तुम मेरे साथ हर जगह पर आओगी? पापा कहने लगती है, हाँ पापा। अमू कहने लगता है, क्या हम समंदर में चले? पापा खुश होकर ओके कहती है। सो अमू पापा को लेकर समंदर में ले जाने लगता है। थोड़ी दूर आने के बाद पापा रोने लगती है, वो पानी से डरने लगती है, लेकिन अमू जबरदस्ती पापा को पानी में ले जाने लगता है। मतलब अमू डिसाइड कर लेता है कि अपने साथ पापा को लेकर सुसाइड कर लेगा। अब अमू पापा का बोझ नहीं उठा पाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर मीरा आकर पापा को बचा लेती है, अमू को डांटने लगती है। फाइनल चैप्टर में हमको ये दिखाया जाता है कि अमू मीरा से शादी कर लिया। एक छोटे से गांव में इन तीनों का एक छोटा सा घर है और वो भी नेचर से भरा पड़ा। उस नेचर को देखकर पापा बहुत खुश होती है। इस तरह से इन तीनों की जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगती है। तो इस मूवी को देखकर आपको क्या मैसेज मिला कमेंट करके बताना जरूर, और उसी तरह मूवी कैसे लगी ये भी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।